हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आज का वीडियो है एजुकेशन लोन के ऊपर। तो एजुकेशन लोन काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई एमबीए करना है बट 20 लाख का जो फीस है, 25 लाख का जो फीस है वो कैसे पे करें, एजुकेशन लोन ले या ना ले। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारे मिथ्स, जो भी चीज़ है एजुकेशन लोन के रिलेटेड, सब कुछ मैं क्लियर करूंगा और आप लोग को ये जस्ट बताऊंगा कि एजुकेशन लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपके लिए परफेक्ट है नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली 5-6 पॉइंट्स के बारे में जो कि एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन होता क्या है, उसको हम लेते क्यों हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि हम उसको अवेल कैसे करें, उसका टेन्योरिटी क्या है, रीपेमेंट कैसे करें, कि क्या इंटरेस्ट रेट होता है। तीसरा पॉइंट है कि डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या होता है लोन लेने का। पांचवा पॉइंट है कि हम उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, एजुकेशन लोन नहीं ले उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, या उसको जब हम पे कर रहे हो तो उसको हम जल्दी कैसे पे कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत लोग बात करते हैं कि एजुकेशन लोन ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए, तो इज इट अ ट्रैप और नॉट, उसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज एजुकेशन लोन। तो अब आप देख रहे होगे कि आपको कहीं एमबीए में एडमिशन मिलेगा या फिर मिलने वाला है या मिल गया है। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि उसका फीस तो भाई 20 लाख के ऊपर है, मेरे पास इतना है नहीं। ठीक है, मेरे मम्मी पापा से मैं लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं जॉब प्रोफेशनल भले हूँ लेकिन इतनी सेविंग्स नहीं हुई है। तो अब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या बचता है, आपके पास एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है, बेसिकली दो ऑल्टरनेटिव्स बचता है एक्चुअली। एक है एजुकेशन लोन और एक है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक है जो हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में, कि एजुकेशन लोन आपको कैसे आप ले सकते हो, आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो ऑफर लेटर आपको जब मिलता है तो आपको उसके साथ साथ बैंक के डिटेल्स भी आते हैं कि जो जो बैंक एफिलिएटेड है विद दिस कॉलेज, ठीक है, आप उससे आप अपना डिसबर्स करा सकते हो एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन आप उधर से लो तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। अदरवाइज आप अपने कोई आसपास के कॉलेज आपके आसपास के बैंक से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर कॉलेज के आसपास वाले बैंक से लो जो एफिलिएटेड है, तो उसका आपका प्रोसेस थोड़ा सा इजी होता है, थोड़ा इजी होता है, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप अपने घर के आसपास से ले रहे होते हो, क्योंकि उनको उतना प्रोसेस पता नहीं होता है कि कैसे इस कॉलेज के साथ हम डिसबर्स करवाएंगे पैसा। तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप कॉलेज के आसपास वाले से लो या कॉलेज एफिलिएटेड ये बैंक से लो। अब हम बात करते हैं कि आपका इसमें लेना आपको क्यों है। अब देखो, अगर आप नहीं लोगे तो आप एमबीए नहीं कर पाओगे। एमबीए आपको पता है कि कितना क्रूशियल है फॉर योर जर्नी, फॉर योर फ्यूचर। बेसिकली अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपके फ्यूचर में आपका क्या रहेगा, आपका फ्यूचर में आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अभी 20 लाख दे रहे हो, ठीक है, आप उससे ज्यादा कितना कमा लोगे इन फ्यूचर, तो वो आपको सोच के एक ओवरऑल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एजुकेशन लोन लेना है या नहीं लेना है। तो अगर आप एजुकेशन लोन, अगर आपको कहीं से ऑफर मिला है कोई अच्छे कॉलेज से, टॉप 50 कॉलेज से अगर मिलता है, ठीक है, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि आपको बहुत अच्छा से एजुकेशन लोन मिल जाएगा और उसका जो आपका इंटरेस्ट रेट भी रहेगा ना, बहुत कम रहेगा। जैसे कि एसबीआई का स्कॉलर लोन मैंने लिया था, ठीक है, तो उसमें मेरा जो इंटरेस्ट था उसका 8.5 इंटरेस्ट से शुरू हुआ था एंड इट वेंट अप टू मैक्सिमम 9.5 व्हाट आई बिलीव। तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट होता है, तो वो ऊपर नीचे होते रहता है, बट इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट लोन लोगे ना, स्टूडेंट एजुकेशन लोन लोगे, तो उसका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 11% के अराउंड रहता है। अगर आप कहीं पे भी रिसर्च कर रहे हो, आप देखना आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो बहुत डिफरेंस होता है, 2 to 3% का डिफरेंस रहता है फ्रॉम अ स्कॉलर लोन जो कि आप ले रहे हो फ्रॉम योर ऑफर लेटर, rather than द स्टूडेंट लोन जो कि आप एक अलग से कहीं से भी ले रहे हो। और उसके ऊपर आपको क्या होता है कि कोलैटरल भी देना पड़ता है। स्टूडेंट लोन में आपको एक कोलैटरल देना पड़ता है, बट इसमें जो है ना, वो कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, को बोरोवर आपको बनाना पड़ता है अपने पेरेंट्स को, बस दैट्स इट। एंड को बोरोवर में भी ऐसा नहीं हो जाता है कि अब आप जब नहीं दे पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स को उसमें कुछ बोला जाएगा या कुछ किया जाएगा। इसे बनाया जाता है क्योंकि बैंक को ये अश्योरेंस होता है कि भाई इस कॉलेज से अगर ये पढ़ रहा है तो ये रीपे कर सकता है मेरा लोन, इतना वो अश्योर रहते हैं। अब आते हैं प्रोसेस, कैसे हम, क्या प्रोसेस रहता है एजुकेशन लोन का, क्या टेन्योरिटी रहता है, क्या हम लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या हो। तो इस पे हम बात करते हैं। तो टेन्योरिटी, तो बेसिकली टेन्योरिटी जो रहता है ना एजुकेशन लोन का, जो आप ले रहे हो कॉलेज के थ्रू, कॉलेज के ऑफर लेटर के थ्रू, तो आपको उसमें बेसिकली कितना टेन्योर रहता है, वो 10 to 15 ईयर्स का टेन्योरिटी रहता है। ठीक है, आप उससे बहुत पहले पे कर दोगे फॉर श्योर, बट उसका टेन्योरिटी होता है 10 to 15 ईयर्स। अब जैसे मेरा जो है 15 साल का है, अभी भी वो चल रहा है। मैं सोचा हूँ कि मैं जल्दी पे करूंगा, उसके लिए मैं सेविंग करना चाह रहा हूँ, हो रहा नहीं है बट वो करना चाहता हूँ मैं। लेकिन क्या होता है जब आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको एक सैलरी आती है, आपका उस दिन ईएमआई कटता है, ठीक है, तो उस ईएमआई में आप एक्स्ट्रा ईएमआई भी पे कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा करके आप उसको थोड़ा कम करा सकते हो। तो ऐसा करके आप क्या करते हो कि फ्यूचर का जो आपका जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है ना, जो इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो जा रहा है 15 साल के लिए, उसको आप थोड़ा सा कम करा सकते हो। तो जहां आप 34 लाख देने वाले हो 20 का, उसको आप 32 लाख करा सकते हो। तो ऐसा डिफरेंस हो जाता है। अब लेते हैं कि कहाँ से ले, तो कहाँ से लेना है आपको एजुकेशन लोन। तो आपको जैसे मैंने बोला कि कॉलेज एफिलिएटेड से लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अदरवाइज आप आपके आसपास के बैंक से भी ले सकते हो।
उनसे आपको पहले पूछना होगा, आपको उससे समझना पड़ेगा कि उन्होंने दिया है कि नहीं, पिछले बार कितना दिया है, कैसे दिया है, इस कॉलेज के लिए दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि वहाँ से नहीं लो, क्योंकि बहुत आपको ट्रबल कर सकते हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पीएसयू बैंक से ले रहे हो तो ऑलरेडी बहुत मतलब मुश्किल करेंगे वो लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर कॉलेज के आसपास से लो तो आपको जो ये अगर आपको एडीपी आपको ये लेना है ना, आपको टर्म का फीस पे करना है, तो आप सीधा उधर जा सकते हो, आप तुरंत जाके उससे अवेल भी करा सकते हो। इनफैक्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल, आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप कॉलेज के आसपास वाले पैक से ही लो। थिंग्स टू कीप इन माइंड, बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सोच के रखना है। सबसे पहला चीज़, अगर कोई स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, वो लग रहा है कि नहीं। जैसे कि अब आप जैसे गर्ल चाइल्ड के लिए 0.5% इंटरेस्ट रेट कम रहता है, तो वो है कि नहीं, वो आप नेगोशिएट करो, वो बात करो उनसे, वो है कि नहीं। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कितना टेनरिटी रहेगा, टेनरिटी आप बात करो, 15 ईयर्स मिनिमम रहता है, वो देखो। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कितना कैसे जाता है, क्या होता है, कम कितना होता है, ज़्यादा कितना होता है, अभी कितना चल रहा है, ये सब चेक करो। 3-4 बैंक्स में चेक करो, क्योंकि सबके इंटरेस्ट रेट कम ऊपर नीचे रहते हैं। फिर आपको देखना है कि आपका जो डिसबर्समेंट है, जैसे आपको जो डिसबर्समेंट करना है तो वो कब कब होता है, आपको जब जैसे आज अप्लाई किए तो कितने दिन में हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है कि आपको आपका ईएमआई कितना होगा, आप जब अपना पेमेंट शुरू करोगे तो आपका ईएमआई कितना रहेगा। तो ये सब आपको एक माइंड में लेके चलना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है, जब आप एजुकेशन लोन अवेल कर रहे हो तो अवेल आप उतना कर लो जितना आप कर सकते हो, उस बैंक से लेके उतना जितना हो सकता है। जैसे ट्यूशन फी इंक्लूड कर लो, हॉस्टल फी इंक्लूड कर लो, ट्रैवल का देख लो, बुक्स वगैरह का देख लो, लैपटॉप्स का देख लो, ये सब सबको करके अवेल कराओ। सपोज जैसे एसबीआई स्कॉलर लोन मेरा कितना था, 20 लाख का मैक्सिमम लिमिट था, तो मैं 20 लाख का पूरा लिमिट लिया था मैंने। ठीक है। तो आपको पूरा लिमिट लेना है, उसके बाद आप जितना भी डिसबर्स कराओगे ना, उस पर आपका इंटरेस्ट जाएगा। जितना आप अवेल करा रहे हो उस पर इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका वो जो अमाउंट है वो अगर बैंक के पास ही पड़ा है तो वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। तो इसीलिए आप पूरा इंटरेस्ट आप पूरा लो उससे। ठीक है। अवेल कराओ पूरा, डिसबर्स आप कम कराना, जितना आप डिसबर्स कराओगे उतना आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो जो पहला 2 साल आपका जितना भी पैसा आप डिसबर्स करा रहे हो, ठीक है, इट कैन बी लैपटॉप, इट कैन बी और ट्यूशन फी, इट कैन बी और हॉस्टल फी, ठीक है, आप जितना भी डिसबर्स करा रहे हो उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है, उस पर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो जो 2 साल आप किए हो उसके बाद 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड लगता है। 1 साल आप कुछ ना दो तो चलेगा, कोई पेनल्टी नहीं होता। तो ये सब पे आपका ऐसा ही लगता है। उसके बाद जब आपका एजुकेशन खत्म हो जाता है, आप जब जॉब शुरू करने लग जाता है, आप जब पेमेंट शुरू कर देते हो ना, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइंड में रखना कि एसआई और सीआई कब लगता है। तो एसआई और सीआई क्या है आपको पता होगा, तो उसके बारे में मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये माइंड में रखना है कि एसआई सीआई आपका कब कब लग रहा है। ठीक है। तो आप जब कॉलेज में हो, मॉरेटोरियम पीरियड में हो, तब आपका एसआई लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप उसके बाद पेमेंट शुरू कर दियो तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू हो जाता है आफ्टर 1 ईयर ऑफ योर कॉलेज एजुकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ऑफर लेटर। आपको जो ऑफर मिला है फ्रॉम दिस कॉलेज, वो वही उसी के थ्रू आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका केवाईसी जो रहते हैं, ठीक है, जो केवाईसी में बेसिकली आपका एड्रेस प्रूफ होता है, आपका एड्रेस प्रूफ के अलावा आपका आइडेंटिटी प्रूफ होती है। ये सब आपका रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बैंक का नॉर्मल रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी आप अवेल करोगे कुछ भी बैंक के थ्रू, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। तो मेन आपको ऑफर लेटर होता है, उसके थ्रू ही आपको मिलता है। इतना याद रखो कि कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई बैंक आपसे पूछ रहा है कोलैटरल, तो भाई उसको बोल दो भाई तुम्हें नॉलेज है ही कि कैसे क्या होना चाहिए, तो उसको आप अवॉइड करो वहाँ जाना। ठीक है। तो कोलैटरल नहीं है तो आपका कोई भी घर का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आपका किसी और का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मे बी आपके मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट लग सकता है, बैंक आपके एड्रेस को प्रूफ को वेरीफाई कर सकता है, ये सब कर सकता है, बट कोई भी घर का जायदाद वगैरह नहीं चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप माइंड में रख लेना पहले। ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको जैसे मैंने बताया वो 8.5 to 9.5 के अराउंड पे ही रहता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, इतना ये याद रखना। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कभी भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेपो रेट। वो बेसिकली सेबी के थ्रू है, आरबीआई के थ्रू है। जब भी आपका वो चेंज होता है उसके थ्रू ही आपका ये भी चेंज होता है। ठीक है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये आज इतना था कल वो कैसे बढ़ा दिया, या वो कल कम हो गया, वाह वाह वाह, ऐसे मत सोचना। वो ऊपर नीचे होते रहता है। ये बेसिकली जब तक आप पे करते रहोगे ना, तब तक ऊपर नीचे होते रहेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप बेसिकली अगर आप सपोज जो ऑल्टरनेटिव्स है आपका एजुकेशन लोन के अलावा, एक ही ऑल्टरनेटिव आपको मिलता है कि स्कॉलरशिप लेना। अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देखो जो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसमें क्या क्या स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है। उसके थ्रू आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। लेकिन स्कॉलरशिप लेने में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आपके फैमिली इनकम उतना होना चाहिए, फैमिली इनकम अगर उससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा आपका। आपने कभी मतलब कोई जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपका कोई कास्ट है, वैसा वैसा बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप जो कॉलेज का आपका जिसका ऑफर लेटर मिला है ना, उसको आप एक्सप्लोर करो, उसमें आपको क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके अलावा आप स्कॉलरशिप कहाँ से ले सकते हो, बाहर में बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप मिलते हैं जिसमें आप जाके कुछ कुछ अप्लाई करके कुछ कुछ काम करके आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। या आप कुछ जैसे आप
जैसे आप कहीं पे कोई कंपटीशन जीत रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो बहुत तरीके हैं स्कॉलरशिप लेने के, तो आप स्कॉलरशिप एक हो सकता है अल्टरनेटिव फ्रॉम एजुकेशन लोन, बट आई एम श्योर कि एजुकेशन लोन आपको लेना पड़ सकता है इसमें भी, क्योंकि क्या होता है कि स्कॉलरशिप एक मिनिमम अमाउंट का होता है, 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का होता है, ठीक है, पूरा स्कॉलरशिप आपको हार्डली मिलता है, तो इसीलिए आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ सकता है। तो बेसिकली इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव बट नॉट अ एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव, आई वुड से 100% ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं लोन ट्रैप, ठीक है, बहुत लोग बात करते हैं लोन ट्रैप के बारे में कि भाई अगर तुम इसमें बंद गए, इसमें आप अगर आपने एजुकेशन लोन ले लिया तो आप बच चुके हो, ठीक है, आपको देते रहना पड़ेगा पर 10 ईयर, ठीक है, बेसिकली कैन बी 15 ईयर्स, इट कैन बी 10 ईयर्स। तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि अगर आप एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो एजुकेशन, ठीक है, आप MBA ले रहे हो, आप MBA गेन कर रहे हो, तो आप उसका फ्यूचर देखो, अपना फ्यूचर पहले देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ रहोगे, ठीक है। अगर आप अभी नॉर्मल एक ग्रेजुएट होते हो, आप MBA नहीं करते हो, फिर आप कहाँ रहे हो, रादर देन आप MBA करने के बाद कहाँ रहोगे, तो ये सोचो। उसके अलावा एक ROI कैलकुलेशन करो कि आप अगर अब ये 25 लाख दे दो, ठीक है, आपका कॉलेज आपको कितना का प्लेसमेंट लगाएगा मिनिमम, मतलब ये सोच के चलो कि लोएस्ट पैकेज आपको कितना मिलेगा, ठीक है, ये सोचो, तो उसके थ्रू आप कितना आपको ROI फ्यूचर में रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है, तब आपको आपका एजुकेशन लोन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोन ट्रैप है भाई, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एवेल्यूएशन करो, इट इज़ नॉट अ ट्रैप। अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप अभी जॉब करना शुरू करते हो तो विद इन 5 to 6 ईयर्स आप दे सकते हो, आप पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो रीपेमेंट। आप ऐसा मत सोचो कि लोन ट्रैप है, आप अपना इन्वेस्टिगेशन करो, आप अपना रिसर्च करो कि आप कैसे क्या करना चाहते हो, आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, आपका मजबूरी है लेना तो आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है, डिग्री आपको लेना है, अगर आप अच्छी जगह से ले रहे हो, टॉप 50 कॉलेज से ले रहे हो, तो आप आँख बंद करके ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका प्लेसमेंट अच्छा लगेगा, 10 लाख के अराउंड आपका लग जाएगा, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अब लास्ट में जाते वक्त मैं आपको कुछ पॉइंटर्स ऐसा बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब आप एजुकेशन लोन लोगे, आपका रीपेमेंट के लिए आपको क्या फ़ायदा करेगा। तो जनरली आपका जो EMIs होते हैं ना, तो EMI आपका जो रहता है वो 20 से 25 लाख, सॉरी 20 से 25 हज़ार रहता है, या 20 से 30 हज़ार के अराउंड रहता है, ठीक है, पर मंथ। तो आप जब जॉब करना शुरू करते हो, तो सपोज आपका जो प्लेसमेंट लगता है 10 लाख का लगता है, तो आपको ऑन एन एवरेज आपका इन हैंड आता है 70 हज़ार, ठीक है, 70 हज़ार में अगर आपका 30 हज़ार भी चला गया तो आपका 40 हज़ार आपके हाथ में रहता है। तो क्या करते हैं लोग जनरली, उसको 30 की जगह 40-50 हज़ार वो पे कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब वो मैनेज कर लेते हैं आराम से, ठीक है। बाद में उसके बाद हाइक भी होती है, हाइक होती है तो आपको 70 हज़ार के ऊपर आपको कुछ हाइक मिला तो 75 हज़ार 80 हज़ार, तो उसको भी वो EMI में कर देते हैं, जिसके थ्रू उनका रीपेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। और एक चीज़ आप याद रखो, अगर आप रीपेमेंट जल्दी कर रहे हो ना, तो आप उतना कम उनको लोन पे कर रहे हो। सपोज आप 20 लाख का भी लोन लियो ना, 15 साल में वो कहीं 34 लाख अगर आपको देना पड़ा, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा 15 साल में अगर मैं पे करता तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 34-35 लाख मुझे पे करना पड़ा। मैं अगर अभी इधर खत्म कर देता हूँ, ठीक है, अगर सपोज मैं अभी मेरा कितना 4 साल हो गया है आफ्टर दिस, तो 4 साल में मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 लाख पे कर चुका है मैंने उसको। तो अगर मैं और पे करता हूँ धीरे धीरे करके, तो 15 साल मेरा लग जाएगा, अगर पूरा 35 लाख मुझे पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको पे करता हूँ विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा EMI पे करना पड़ेगा, बट मैं उतना 35 लाख उनको पे नहीं करूँगा, मैं पे करूँगा 30 लाख या 25 लाख, ऐसा कुछ मैं पे करूँगा, मुझे एक्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इतना कम पे करूँगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब जॉब लगता है तो थोड़ा ज़्यादा रीपेमेंट करो, जिसके थ्रू आपका थोड़ा रीपेमेंट का प्रोसेस जल्दी हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का एंटरप्रेन्योरशिप का है, विल है कि वो जाके कहीं बिजनेस करे, तो उनको एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है कि आप बेसिकली एक चीज़ में बंद जाते हो, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको जॉब करना पड़ता है टू रीपे दैट लोन एटलीस्ट। तो क्या होता है कि अब आप जैसे जॉब करना शुरू कर दिया, जॉब करो तो उसके थ्रू थ्रू आपका रीपेमेंट होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप जॉब कोई लेते नहीं हो, तो आपको एक एडिशनल बर्डन हो जाता है एजुकेशन लोन पे करने। तो क्या पता आप अभी एंटरप्रेन्योर में हो, आपको 2 साल तक कुछ जॉब नहीं, आपको कुछ अमाउंट नहीं आया कहीं से, तो आपको वो 2 साल आपको पे करते रहना पड़ेगा, 2,40,000 के अराउंड आपको पे करना पड़ जाएगा, ठीक है, 2 साल में। तो ये आपको सोच के चलना पड़ेगा कि अगर आपको बिजनेस करना है इन द फ्यूचर, तो आप एजुकेशन लोन ना लो, वो बेटर हो। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक चीज होता है 80E सेक्शन के थ्रू आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये बेसिकली बहुत लोग बताते हैं, बहुत वीडियो में मैंने सुना है कि एजुकेशन लोन आपको फायदा कराता है, ठीक है, कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपको उसका टैक्स रिबेट मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपका टैक्स बेनिफिट में आपको थोड़ा हेल्प मिल रहा है, लेकिन जहां आप थोड़ा सा हाई इसमें चलेगा टैक्स स्लैब में, तो आपको हो सकता है न्यू रेजिमे लेना पड़े। न्यू रेजिमे में आपका ये 80 काम नहीं करता है, एजुकेशन लोन डजंट वर्क इन न्यू रेजिमे, ओल्ड रेजिमे में काम करता है। ओल्ड रेजिमे अगर आप लोगे ना, तो ओल्ड रेजिमे लेने के लिए भी एक क्राइटेरिया है, तो आपको उतना मैच नहीं होता, उतना मीट नहीं करता है, तो क्या होता है, इतना फायदा नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि टैक्स स्लैब के थ्रू मेरा बच रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो इंटरेस्ट जो रेट आप दे रहे हो ना, इंटरेस्ट अमाउंट जो दे रहे हो, उसी पे आपको रिबेट मिल रहा है। आपका पूरा एजुकेशन लोन जो आप पे कर रहे हो उस पर नहीं मिल रहा है, आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है उसी को आपको मिलेगा,
ठीक है, उसी पे आपको रिबेट मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि आपका जो इसमें जो एजुकेशन लोन का थिंग है, तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, ये 0.5 सपोज चल रहे हो, तो आपका जो इफेक्टिव रेट होगा ना, अगर आप 20 to 30 के % के टैक्स ब्रैकेट में फॉलो करते हो, तो आपका ये रिबेट करके 7.5 के अराउंड रहेगा। वहीं अगर आप 30% के ऊपर वाले टैक्स स्लैब में हो, तो आपका इफेक्टिव रेट 6.5 के अराउंड रहेगा। तो ऐसा इफेक्टिव रेट हो जाता है। तो इतना मान के चलो कि आपका इंटरेस्ट अच्छा खासा आपको पे करना है, पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत फायदा कर रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा टैक्स मेरे को 8 साल तक मेरा है, तो 8 साल तक मैं टैक्स पे करूँ, मैं ये पे करूँ, इंटरेस्ट पे करते रहूँ इसका। तो ऐसा नहीं है। रीपेमेंट अगर कर सकते हो जल्दी कर दो, इसके ट्रैप पे मत जाओ। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इस पॉइंट में कि अगर आपको जो वो 1 ईयर का मॉरेटोरियम पीरियड है ना, उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट लगता है, जैसा मैंने आपको बताया था, उसको हटाना है। ठीक है, अगर वो इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, तो आपको एक गवर्नमेंट स्कीम होता है। तो दैट गवर्नमेंट स्कीम इज बेसिकली एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम। तो एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम को अगर आपको अवेल करना है, तो आपका फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 4.5 लाख एनुअल इनकम। ठीक है, वो इकोनॉमिकली वीकर लोगों के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर में आते हो, आपका फैमिली इनकम जो एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख से कम है, तो आप उसको अवेल कर सकते हो, जिसमें आपका 1 ईयर का जो मोरेटोरियम पीरियड है उसका सिंपल इंटरेस्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आप एक अवेल कर सकते हो। तो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। मुझे पता है कि बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो बन गया, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है ये, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको हेल्प हो, आपको पता चल जाए कि एजुकेशन लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आपको कोई डाउट है एजुकेशन लोन से रिलेटेड है, या आपको कुछ ऐसा है कि आपका बैंक ने कुछ पूछा और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हो, कहीं पे भी पिंग करो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर से करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।